नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको आज की टॉप 10 खबरें बता देते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो ग्लोबल ग्रोथ और महंगाई की चिंता से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। चांदी यहाँ पर भी सेफ हेवन बाइंग और ग्लोबल ग्रोथ की चिंता से यहाँ भी सपोर्ट ही मिल रहा है और अच्छी तेजी दोनों ही काउंटर में आज दिख रही है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो रूस से ऑयल इंपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की तैयारी यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी हो रही है। धीरे धीरे फेज्ड मैनर में वहाँ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। नेचुरल गैस की बात करें तो यूएस में उत्पादन कम होने की खबर से यहाँ पर वापस से आज तेजी है। एमसीएक्स पर करीब 4% तक की तेजी नेचुरल गैस के काउंटर में दिख रही है। कॉपर, चीन में राहत पैकेज की वापस से संभावना बढ़ गई है, उससे यहाँ पर सपोर्ट है। दूसरी तरफ इन्वेंट्री भी लगातार कम हो रहे हैं। वहीं जिंक की बात करें तो ऊंचे एनर्जी कॉस्ट से यहाँ पर उत्पादन घटने की संभावना है। यूरोप में उत्पादन काफी कम हो गया है, कई सारे स्मेल्टर्स में काम नहीं हो रहा है, उससे यहाँ पर जिंक को फायदा हो रहा है। निकेल की बात करें तो बैटरी के लिए ग्लोबल डिमांड में तेज उछाल की संभावना है, उसका फायदा यहाँ पर निकेल को मिल रहा है। एल्युमिनियम की बात करें तो एलएमई वेयरहाउस में स्टॉक 17 साल के निचले स्तर पर, यानी 2005 के बाद सबसे कम स्टॉक फिलहाल एलएमई अप्रूव्ड वेयरहाउसेस में एल्युमिनियम का है। ये एक सपोर्टिव फैक्टर है। हालांकि शुरुआती तेजी के बाद अब रेंज में एल्युमिनियम का वायदा ट्रेड एमसीएक्स पर कर रहा है। एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। मेंथा तेल, जहां पर आज मुनाफा वसूली दिख रही है ऊपरी स्तरों पर, किसान दूसरे फसलों का फोकस कर रहे हैं, उससे यहां पर मेंथा पर फोकस कम हो गया है, जिससे तेजी आई थी, लेकिन आज हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। कॉटन की बात करें, इंपोर्ट ड्यूटी पिछले हफ्ते वीकेंड पे जब लॉन्ग वीकेंड था, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म करने का 30 सितंबर तक सरकार ने फैसला लिया, लेकिन उसके बाद भी यहां पर तेजी कम नहीं हो रही है। घरेलू और विदेशी बाजार में मजबूत है। आइस कॉटन में भी तेजी दिख रही है, एमसीएक्स कॉटन में भी तेजी का ही रुख है। हल्दी की बात करें तो नए सीजन में आवक यहां पर तेज हुई है, उससे यहां पर दबाव है। आज 3 से 4% तक की गिरावट हल्दी और धनिया में दिख रही है। जीरे पर भी दबाव है और अब 22,000 के आसपास फिसल कर आ गया है, यहाँ भी करीब 2% तक की गिरावट दिख रही है। अब बात कर लेते हैं कैस्टर की, जहां पर जो पुराना अनुमान था वो 1 लाख और टन उत्पादन अनुमान कम कर दिया गया है और जो नया अनुमान है इस साल के लिए वो है 13 लाख टन के आसपास उत्पादन रह सकता है। लेकिन ग्वार की जो खरीदारी है वो अभी भी बरकरार है। 13,000 के करीब ग्वारगम का वायदा और ग्वारसीड का वायदा 6,600 रुपए के करीब पहुंच गया है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की, जहां रफ्तार दिख रही है, लेकिन क्या इन लेवल्स पे वाकई खरीदारी अब करनी चाहिए? बात करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान भी हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी हैं आईएफएल सिक्योरिटीज से, बिटपन मजुमदार है bmazumdar.com के, और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटी से, और साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी हैं इब्जा के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले मेहता जी, आपसे मेरा सवाल यही होगा, क्या इन स्तरों पर अब खरीदारी बनती है? एक अच्छी तेजी आ चुकी है गोल्ड और सिल्वर में। देखिए, ये तो पिछले 1 महीने से सभी को ऐसा लग रहा था कि गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, लेकिन बिल्कुल करेक्शन आ नहीं रहा है। हमने लास्ट करेक्शन $1888 देखा था, उसके बाद वहां से एक तरफा तेजी है और अभी हम लगभग 1988 के लेवल पर पहुंच चुके हैं। मतलब $100 ऑलरेडी इसमें तेजी आ चुकी है। जिस तरह से यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं और जिस प्रकार से लोग अपने पोर्टफोलियो को शिफ्टिंग कर रहे हैं, देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि वेपन वॉर जो होता है वो ज्यादा दिन चल नहीं सकता, उसकी एक सीमा होती है। तो वेपन वॉर के बाद कमोडिटी वॉर का वक्त आ गया है और जिस कंट्री के पास जो कमोडिटी की उपलब्धता होगी वो उसको लेकर एक मार्केट के अंदर इस तरह से उसको ट्रेड करेगी कि उसके दाम बढ़ते ही जाएंगे। और यही चीज रशिया और चाइना कर रहे हैं। चाइना बहुत बड़ा उत्पादक है गोल्ड का, रशिया के पास बहुत बड़ा गोल्ड का रिजर्व है। तो मेरा मानना ये है कि गोल्ड के अंदर $1993 यदि ये गोल्ड क्रॉस करता है तो हम बहुत ही जल्द इसमें $2023 दिखेंगे। एक रेंज बन रही है, वीकली रेंज जो होती है वो $1958 से $1993 की है। लेकिन जैसे ही ये $93 तोड़ेगा, 93 से $96 के बीच में तोड़ेगा, तो आपको $2023 दिखाई देगा। और जहां तक आप सिल्वर की बात कर रहे हैं तो सिल्वर में भी एक रेंज है, $24.75 से लगा के $26.60 की रेंज है। और यदि ये $26.60 तोड़ता है तो हमें $27.80 की एक तेजी दिखाई देगी और उसके बाद सिल्वर वहां से बहुत बुलिश मूव करेगा। तो मेहता जी, क्या आप कंफर्टेबल है इन स्तरों पर? अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कि करंट टेबल पे खरीद ले, इतनी
हफ्ते भर में करीब करीब 2 से 2.5% की तेजी आ चुकी है। देखिए, हमेशा जब आप गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहिए। मैंने जैसे कई बार आपके पिछले शो में भी कहा है कि हम जो ये फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल 2022 से लगा के मार्च 2023 के बीच में हम नीचे में $1851 का स्तर देख सकते हैं, लेकिन ऊपर में हम कम से कम $2700 का स्तर देखेंगे। तो जो भी आप खरीदारी करें, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आप खरीदारी करें और एक तरफा बढ़े। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के देखते हुए मुझे लगता है कि खरीदारी अब भी गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में बनती है। यानी बिल्कुल साफ है। सर, ऊपर के लेवल का आपने जो दायरा बताया $2700 है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? जी बिल्कुल, मैंने गोल्ड में $2700 गोल्ड का दायरा बताया है और सिल्वर के अंदर लगभग ये दायरा $36 से $38 के बीच रहेगा। $38 ऊपर में इस पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2023 तक के लिए जो अनुमान है वो $27 तक का ऊपरी लेवल भी देख सकता है और नीचे की तरफ 1850। लेकिन अब आपको देखना है कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट कितनी है, उस हिसाब से आप किस लेवल पे एंट्री करनी है वो आप तय कर ले। ये एक रेंज इन्होंने बता दिया है। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब रविंद्र जी, आप बताइए आपको क्या लगता है जो करंट लेवल है 2.5% की तेजी हफ्ते भर में आने के बाद, इन स्तरों पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। मेरे हिसाब से गोल्ड में एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। एक देखने वाली चीज इसमें यह है कि डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, यील्ड भी बढ़ रही है और गोल्ड भी बढ़ रही है। तो आई थिंक क्लियरली एक इन्फ्लेशन हेज करके गोल्ड में एक पॉजिटिवनेस आ रहा है। प्लस जो जियोपॉलिटिकल वरीज अभी भी बैकग्राउंड में है, आई थिंक वो सपोर्ट कर रहा है। बट फेड का जो हॉकी स्टैंस है, आई थिंक वो डॉलर में एक मजबूती ला रहा है। इवन यील्ड्स में भी हमने एक अपमूव देखा है। लेकिन उसके विपरीत गोल्ड में हम एक पॉजिटिवनेस देख रहे हैं। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन हेज और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। हालांकि थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, डिप्स अपने बाइंग के लिए मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग करना बेटर होगा। 1983 1984 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अगर ये 1990 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से 2025 से $2035 तक का लेवल हम गोल्ड में देख सकते हैं, विच ट्रांसलेट्स टू समवेयर अराउंड 53,900 to 54,200। तो मेरे हिसाब से बाइंग में ही रहना चाहिए। इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स अभी बने हुए हैं और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है उसके चलते जो स्टैगफ्लेशन की जो कंसर्न्स बन रही है, आई थिंक दैट इज अगेन पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। बट वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कीजिए और डिप में बाइंग कीजिए। यानी डिप में बाइंग की सलाह है। 53,300 पे आज के लिए खरीदारी की सलाह है। यहाँ से 150 रुपये नीचे आए तो खरीद ले। आप करंट लेवल पे क्या सलाह दे रहे हैं बीटूपन? क्या खरीदारी की सलाह आप भी दे रहे हैं 53,400 के आसपास? टेक्निकली बाइंग आ रहा है मार्केट में, लेकिन देखिए एक चीज बात बोलना चाहूंगा कि जब ये बड़ा टारगेट हम लोग गोल्ड का देते हैं तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ग्लोबली हो क्या जा रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर गोल्ड को यहाँ से $2,700 का हम लोग टारगेट दे रहे तो उसका एक रीजन होगा ग्लोबल में रिसेशन आने वाला है, पहली बात। और रिसेशन प्रेडिक्शन मार्केट में आ रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इस बार का जो इशू है वो आरबीआई या यूएस के फेड कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, मनी सप्लाई कंट्रोल कर लिया, ठीक है, लेकिन जो ग्लोबल कमोडिटी का जो सप्लाई चेन टूट गया है। और एक चीज है कि ये जो ईगो है ग्लोबल ईस्ट वेस्टर्न कंट्री का, वो कहीं जगह कोई थम नहीं रहा है। और जिस तरह से वार का सिनेरियो है अभी काफी एक एज में पहुंच गया है, जिस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है न्यूक्लियर के ऊपर जो काफी फियरफुल लग रहा है फिलहाल के लिए। ऐसा भी इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई न्यूक्लियर नहीं बने, ऐसा हो सकता है लो इंटेंसिटी कोई न्यूक्लियर भी पॉसिबल है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मार्केट को यही फेयर लग रहा है और इसी फेयर में आपको जब ये टारगेट देते तो टारगेट पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगेगा। ऐसा सिचुएशन बिल्डअप हो जाता है तो शायद 4-5 दिन में भी हो सकता है। तो सिनेरियो एक तरह से ये तो है कि यूएस में इन्फ्लेशन है, लेकिन इस इन्फ्लेशन का रिजल्ट ये नहीं कि मनी सप्लाई है, इसका प्रॉब्लम है सप्लाई चेन इश्यूज। और एक चीज है कि जिस तरह से नेचुरल गैस के दाम भी बढ़े, यूएस में नेचुरल गैस हो या एनर्जी प्राइसेस जो भी हो, ये काफी फर्क पड़ता है। जो इस तरह से एनर्जी का आप देखिए नेचुरल गैस ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हाई, यूरोप में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ गए। तो जिस तरह से ग्लोबली इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व जैसा लग रहा था। लास्ट 10-15 दिन पहले लग रहा था कि थोड़ा सा स्टेबिलाईजेशन हो, वार शायद थोड़ा सा बैक के फुट में आ रहा है कि वार शायद स्टेबिलाईज हो, लेकिन जिस तरह से सडनली पिकअप किया
ऑयल में भी जिस तरह से रेज हुआ था प्राइस, गुड ऑयल भी स्टेबलाइज होने के लिए कोशिश कर रहा था। तो यहाँ से शायद अब एक एंड गेम जैसा सिनेरियो में जहाँ पे शायद बड़ा कुछ होने वाला है, गोल्ड थोड़ा फियरफुल सिनेरियो है, और उसी फेयरफुल सिनेरियो में गोल्ड को तेजी में रहेगा, गोल्ड को सडनली कोई बड़ा स्पाइक भी आ सकता है। तो फिलहाल के लिए सेल पे मत जाइए क्योंकि सिनेरियो चेंज हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि न्यूक्लियर वार होने वाला, लेकिन मैं बोला जो फियर है मार्केट में आ रहा है। तो 53,000 जो भी है, अभी मैंने जो बताया था इंट्राडे के लेवल, शायद वो टारगेट के पास ही पहुंच गया है। तो डिस में बाय करना है, शायद 54,000 के आसपास भी पहुंच सकता है फटाफट। तो नीचे 52,700 के आसपास स्टॉप लॉस लाके इंट्राडे ट्रेड कीजिएगा। और गोल्ड सिल्वर या कोई कमोडिटी हो, कुछ बेस मेटल को छोड़ के बी केयरफुल और एग्रेसिव पोजीशनिंग मत कीजिए क्योंकि सडनली कोई स्पाइक हो सकता है मार्केट में। सो मेरे हिसाब से अभी पॉजिटिवनेस गोल्ड एंड सिल्वर में रहना चाहिए। ओके, यानी अभी सेल पोजीशन ना बनाए, ये साफ राय ऑनलाइनर यही है बिटुपन के बातों में। अब अनुज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में आज? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड सिल्वर देखे तो ऑलमोस्ट 5 हफ्ते के हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गोल्ड $1983 के आसपास है। तो जो हमने लास्ट वीक यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा देखा है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और साथ में फेड भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ये इन्फ्लेशन है ये जल्दी से कंट्रोल में आने वाला नहीं है। उसके बाद से हमने देखा है कि कंटिन्यूस रैली एक गोल्ड में बनी है एज ए सेफ हेवन डिमांड। साथ में इक्विटी मार्केट में भी हम कुछ सेल ऑफ देख रहे हैं, उसका असर भी यहाँ पे गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अभी जो रैली है गोल्ड की आगे कंटिन्यू रहेगी। इनिशियली इंटरनेशनल मार्केट में हमें लगता है कि $2,000 तक के लेवल आप इस हफ्ते के एंड तक देख पाएंगे। वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। समवेयर अराउंड हम देखें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। हालांकि हमारा कॉल 53,100 पे है, बट मैं यहाँ पे रिवाइज करना चाहूँगा, करीबन 53,300 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस को मैं रिवाइज करूँगा करीबन 50 to 950 का। टारगेट मुझे लगता है कि 54,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर 100 से 150 रुपये भाव अगर नीचे आते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। और चांदी का क्या टारगेट दे रहे हैं अनुज जी? देखिए चांदी में भी हमने देखा है कि $26 के ऊपर अब कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है सक्सेसफुली। $25.580 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था कि $26 थोड़ा सा रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है, और डोमेस्टिक मार्केट में 69,800 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर भाव 200-300 रुपये करेक्ट होते हैं करीबन 69,500 के आसपास, तो खरीदारी कर सकते हैं। 68,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। 70,800 से लेकर 71,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही यहाँ पर मार्केट $26 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, और ऊपर में 26.50 से लेकर $27 तक के लेवल हम देख सकते हैं। चांदी के अंदर भी गोल्ड की टच पर अगर हम देखें तो उसको फॉलो करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 हफ्ते के हाइज बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो पिछले 5 हफ्तों से देखें तो एक ट्रेंड बना है। वहीं अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट में भी थोड़ा सेल ऑफ दिखा है। तो एक सेफ हेवन डिमांड जो है वो गोल्ड सिल्वर में दोबारा लौट कर आई है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक खरीदारी का माहौल देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हालांकि शुरुआत में अच्छी तेजी दिख रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे अब दायरे में दिख रहा है बाजार क्रूड का। रविंद्र जी, कच्चे तेल पर आपकी राय आज? मेरे हिसाब से 8,300 8,350 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, मंथली पिवट पॉइंट है वहां पर। तो मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। वहां उसके आसपास से ही हमने एक वीकनेस देखी थी, हमारा सेल कॉल भी वहीं पर था। तो ऑलमोस्ट 8,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी क्रूड। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्टिव डिप आ सकता है। आई थिंक या तो 8,300-320 का एक सेलिंग जोन है, या फिर नीचे में 7,900 से लेके 7,950 के आसपास एक बाइंग जोन बन रहा है। फंडामेंटल तो सब मोस्टली वही है जो कंटिन्यूसली चल रहा है। आई थिंक जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से क्रूड सपोर्टेड रहेगा नीचे में, और नीचे से हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज अभी बना हुआ है। अभी भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि क्रूड एकदम से बढ़ेगा, जब तक कि कोई मेजर एस्केलेशन नहीं होता है। बैकग्राउंड में ये तो चल रहा है कि यूरोपियन यूनियन शायद ये डिस्कस कर रहे हैं कि दे माइट बैन रशियन ऑयल, लेकिन उसके ऊपर कोई अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो एक सेंटिमेंट है बैकग्राउंड में जिसकी वजह से क्रूड को एक सपोर्ट मिल रहा है। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से कोई मेजर एस्केलेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। WTI क्रूड की बात करें तो 108-109 का रेजिस्टेंस है, और इनिशियल लेवल्स पर $98-99 का एक सपोर्ट रहेगा। तो डिप्स में एक बार खरीदारी कर सकते हैं, बट इन लेवल्स पर बाइंग नहीं करना चाहिए। या तो फिर ब्रेकआउट पे 8,350 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो वहां पे बाई कीजिए, या फिर एक डिप का वेट कीजिए बाइंग करने के लिए। यहाँ पर मेरे हिसाब से एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है।
चलिए, तो ये इनको ऊपर के लेवल पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। अनुज जी, आपकी राय कच्चे तेल पर आज? विश्वमोहन जी देखिए, कच्चे तेल में देखें तो रशिया यूक्रेन का जो इशू था वो अभी थोड़ा सा सॉल्व नहीं होता हुआ दिखा है। हालांकि लास्ट वीक हमने कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स आते हुए देखे थे, पॉजिटिव टॉक्स देखी थी, बट अभी वो उतना ही गहराता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि क्रूड में अभी जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जापान भी बोल रहा है कि वो अपने स्ट्रेटेजी रिजर्व से क्रूड को रिलीज करेगा। यूएस भी ऑलरेडी ड्रिलिंग एक्टिविटी बढ़ा रहा है, मगर साथ में देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है वो अभी भी एक लोअर लेवल पर है, और जो सप्लाईज है वो भी वहाँ पर अभी कम होती हुई दिख रही हैं। तो जिसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस पे आता हुआ दिख रहा है। मेनली रशिया यूक्रेन के इशू की वजह से हम यहाँ पे तेजी आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तेजी अभी और यहाँ पे आ सकती है। अभी हम देखें तो ब्रेंट करीबन 112 के आसपास है, जो कि ऊपर में 114 तक के लेवल को छू सकता है। M6 की अगर बात करें तो करीबन 8,150 के आसपास हमें लगता है करंट रेट से आसपास ही खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 7,990 का रहेगा, टारगेट 8,400 तक हो सकता है। हमें लगता है कि ब्रेंट में 814 से लेकर 114 से लेकर 115 तक के लेवल ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड के अंदर मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि हायर लेवल पर हम जरूर सेलिंग आते हुए देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कंट्रीज अब धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक रिजर्व से अपना क्रूड को जो है रिजर्व को निकाल रही है, साथ में यूएस जो है ड्रिलिंग एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम यहाँ पे सप्लाईज बढ़ते हुए देखेंगे, तो क्रूड के भावों में अगेन एक सेलिंग प्रेशर आएगा। मगर फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, जो कि 8,400 के आसपास तक लेवल दिखा सकता है। बिकवाली के लिए 8,400 या $115 के लेवल्स रहेंगे, जहां पर हम बिकवाली का ट्रेड फ्रेश ले सकते हैं। बीटूपन, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में से कहाँ बेट लगाने की सलाह देंगे? नेचुरल गैस ज़्यादा तेजी दिखा रहा है, 3% से ज़्यादा ऊपर है। हालांकि क्रूड अब ऊपरी स्तरों से अब नरमी दिखा रहा है। क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में? 8130 के आसपास जो MCX का है वहां पे बाय करना चाहिए। 8240 का इंट्राडे मॉडरेट रेजिस्टेंस है, वो तोड़ेगा तो मार्केट 8400 के आसपास जा सकता है। और आपको नीचे स्टॉप लॉस बनेगा 8030 के आसपास क्रूड ऑयल MCX का। और नेचुरल गैस में भी तेजी है, काफी गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो नेचुरल गैस में थोड़ा करेक्शन में एंट्री करना चाहिए। 14 ईयर्स 15 ईयर्स का हाई पे है और काफी गैप अप ओपनिंग हुआ है आज आफ्टर हॉलीडे। तो मुझे लग रहा है नेचुरल गैस में भी बाय करना, लेकिन नेचुरल गैस में थोड़ा सा और डिप्स चाहिए। और नेचुरल गैस का अभी जो रैली है थम होने का अभी नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए, तो नीचे लेवल पे नेचुरल गैस भी थोड़ा करेक्शन में पाए। और क्रूड ऑयल में भी आपको 8130-35 के आसपास रेंज में बाय करने का सिनेरियो दिख रहा है। अभी मेरा एक चीज सवाल है कि जब ये जिस तरह से हम लोगों ने क्रूड ऑयल में तेजी देखा है, वो तेजी ऐसा नहीं कि सडनली देखिए यूएस में भी मार्केट भी गिर रहा है, क्रूड ऑयल भी ऊपर जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि जियोपॉलिटिकल मार्केट कुछ फेयर या सेंस कर रहा है कि ग्लोबली कोई कुछ बड़ा प्रॉब्लम सिनेरियो होने वाला है। तो इसलिए क्रूड ऑयल में भी ज्यादा शॉर्ट पे मत खेलिएगा। सस्टेन अभी नहीं लग रहा कि नीचे में होगा। मैं भी बेयरिश मोड में था जब ये 92-95 के स्टेबलाइज होने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन सिनेरियो काफी चेंजेस हुए हैं। तो फिलहाल के मेरे हिसाब से लॉन्ग ट्रेड बाय ऑन डिप्स बोथ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ओके, यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। शॉर्ट पोजीशन कोई भी बनाए तो सावधान रहे कमोडिटी में, क्योंकि जिस तरह के माहौल है तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। अगर जानकार दे भी रहे तो इंट्राडे के लिए है, इसे कैरी ना करने की कोशिश करें और बिना स्टॉप लॉस नहीं लगाए। चलिए अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर कॉपर और जिंक आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। रविंद्र जी, क्या लग रहा है मेटल में क्या खरीदें आज? वेल, मेटल में कॉपर में अभी भी पॉजिटिवनेस लग रहा है विश्वमोहन। हमें लगता है कि 832 तक के लेवल हम कॉपर में देख सकते हैं। तो अगर कॉपर में कोई भी डिप आता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। जिंक में मेरे हिसाब से जब तक कि 369 होल्ड है तब तक के लिए पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। अगर 369 निकल जाता है तो फिर पॉसिबल है कि थोड़ा सा और करेक्टिव मूव आए। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से जिंक और कॉपर दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं। आज LME बंद है ऑन ईस्टर मंडे, तो मेरे हिसाब से कोई मेजर मोमेंटम नहीं लग रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि कॉपर में तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए और इवन जिंक में पॉजिटिवनेस रहना चाहिए अंटिल द सपोर्ट होल्ड्स। अनुज जी, आपकी तरफ से टॉपिक मेटल में? विश्वमोहन जी देखिए, लास्ट वीक हमने कॉपर में अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर ही बाय बैट बनाया जा सकता है, करीबन 825-826 के आसपास। अभी भाव करीबन 828 के आसपास चल रहे हैं, तो 102 रुपये अगर भाव गिरते हैं तो खरीदारी करें। 818 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 834 तक दिखने को मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स की मार्केट रहेगी। हालांकि आज गैप से ओपन हुआ है मार्केट, तो गैप अगर कवर होता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है बेस मेटल में अभी तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बीटूपन, कोई टॉपिक है आपकी तरफ से मेटल में आज?
शायद बिटकॉइन की लाइन में कुछ दिक्कत है, लेकिन अभी जो इन्होंने दोनों ही जानकारों ने कॉपर खरीदारी की सलाह दी है। हालांकि जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड इस बाजार में कम से कम नहीं करे। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज मसालों में काफ़ी गिरावट है, कॉटन में आज भी तेजी दिख रही है। हालांकि जिस तरह से पिछले हफ्ते इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था 30 सितंबर के, उसके बाद भी ये तेजी थम नहीं रही है। लग रहा था कि कुछ नरमी आएगी। रविंद्र जी, क्या लग रहा है कॉटन की ये तेजी क्यों नहीं थम पा रही है? मुझे एक एग्जॉशन लग रहा है कॉटन में। मुझे लगता है कि 44-45,000 के आसपास एक एग्जॉशन हो रहा है और मुझे लगता है कि एक करेक्टिव मूव आना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई भी तेजी आता है तो आई डोंट थिंक इट विल सस्टेन। तो मेरे हिसाब से एक इसमें अच्छा बाइंग लेवल 41,400 41,500 के आसपास होगा। तो तब तक के लिए मेरे हिसाब से बाई के लिए अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई भी मूव आता है और जब तक कि ये 45,500 के नीचे सस्टेन कर रहा है तब तक मेरे हिसाब से एक करेक्टिव डिप पे बाइंग करना चाहिए। 41,450 से लेके 41,000 के आसपास इसका एक अच्छा बाइंग जोन है और इसमें जो वीकनेस है वो 39,900 या 40,000 के नीचे ही आएगा। तब तक के लिए आई थिंक ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, बट वेट फॉर अ डिप 41,500 पे बाइंग इसमें बेटर स्ट्रेटजी। ओके, आज मसालों में चौतरफा गिरावट दिख रही है। अनुज जी, क्या इस गिरावट में खरीदारी करें या अभी रुक जाएं? अनुज जी अनम्यूट करके बताइए सर। देखिए, जीरा में अगर हम देखें तो थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है, मगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है जीरा का वो पॉजिटिव रहा है। हमें लगता है कि बायो डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी रहेगी। हालांकि आज एक फर्स्ट डे स्टार्ट है वीक का, तो थोड़ा डिप अगर और मिलता है करीबन 21,800 के आसपास तक, 800-900 के आसपास तक, तो खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि 20,300 का स्टॉप लॉस रखा है, टारगेट 22,500 तक हो सकता है। तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है जीरे का। हमें लगता है यहाँ पे खरीदारी का ट्रेंड लिया जा सकता है। बाकी मसालों के अंदर भी बायो डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। मसालों का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है और यहाँ पर जो खरीदारी आएगी वो बायो डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। अब चलिए, अब ग्वार सीड और कॉटन केक पर फटाफट बता दीजिए क्या करना चाहिए। देखिए, ग्वार सीड के अंदर भी तेजी का ट्रेंड है। हमने लास्ट वीक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी थी। हमें लगता है ग्वार सीड ग्वारगम में बाय मोड रहेगा। ग्वार में करीबन 6,550 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 6,400 का लगाएं, टारगेट 6,750 तक हो सकता है। तो ग्वार सीड ग्वारगम के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। ग्वारगम में टारगेट ऊपर में 13,200 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर कॉटन सीड की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा व्यू नेगेटिव है। कॉटन सीड ऑयल केक में हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 3150 में, स्टॉप लॉस 3220 का लगाएं, टारगेट नीचे 3,050 तक देखने को मिल सकता है। अब बीटूपन, आपसे आखिरी सवाल। रुपए में हालांकि आज कमजोरी दिख रही है हल्की, क्या लग रहा है डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल? रह सकता है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि रुपया में जिस तरह से स्ट्रेंथ था शायद अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। मेरे हिसाब से इस वीक का रेंज 76 to 7670 का रेंज बन सकता है। तो नीचे लेवल पे डॉलर रुपी मेरे हिसाब से मोमेंटम एक बाइंग रहेगा। थोड़ा सा वीकनेस रह रहा है क्योंकि इक्विटी में सेल ऑफ भी है और थोड़ा सा एफआई के आउटफ्लो भी आ सकता है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से रुपी थोड़ा सा शायद वीक रह सकता है। 76 और 76-70 का रेंज दिख रहा है फिलहाल के, तो नीचे लेवल पे बाइंग करना है। ओके, शुक्रिया बिटूपन आपका, रविंद्र जी आपका, अनुज आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद